स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए या रियल एस्टेट में? पैसा बनाना चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं और पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, और अगर आप कंफ्यूज है कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों चीजों में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान, जिसके बेसिस पर आप वीडियो के एंड तक डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए क्या रहेगा बेहतर। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम पूरी रिसर्च के साथ आपके लिए पॉइंट लेकर आए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका पैसा ज्यादा कहां इन्वेस्ट करना है, आपको क्या स्टॉक मार्केट में डालना है या आपको रियल एस्टेट में पैसा डालना है। और इन दो सेक्टर्स के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है अप्रिशिएशन एंड वोलेटिलिटी। तो रियल एस्टेट की जब पहले मैं बात करूंगा, यहां पर आपको स्टडी अप्रिशिएशन मिलेगा ओवर टाइम। लंबा समय तो लगता है, लेकिन रेगुलर अप्रिशिएशन बहुत बार देखा जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। और वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। बहुत कम ऐसा होगा कि अचानक कल रियल एस्टेट का प्राइस इतना था, कल नीचे गिर गया या एकदम से ऊपर उठ गया। ऐसी चीजें कम होती है। स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, स्टेबल अप्रिशिएशन मिलता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो अप्रिशिएशन कभी कभी बहुत हाई भी मिलता है, लेकिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, नॉलेज की बहुत जरूरत है। कभी एकदम स्टॉक प्राइस कम हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलिए या ऑप्शंस की बात करूं, कॉल की बात करूं, तो कॉल एंड ऑप्शंस में कभी कभी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। पहले बात हुई थी अप्रिशिएशन और वॉलेटिलिटी की, हमने कंपेयर किया था रियल एस्टेट के मार्केट को और शेयर मार्केट को। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते समय आपका रिस्क बहुत लेस, कम होता है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन है, हैव एज ओवर इन्फ्लेशन पे भी आपका एक एज होता है कि आपके पास कंटिन्यूअसली ग्रो रहा है। लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता, मैं ये भी बता दूं, अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर नहीं है, रियल एस्टेट में भी नॉलेज की जरूरत है, गलत प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, डेड इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो रिस्क फैक्टर वहां भी है, पर कंपैरेटिवली थोड़ा कम है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क है लेकिन हाई गेन भी होता है। कभी कभी अगर आप समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको बहुत सारा नॉलेज है उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, तो कभी कभी रिटर्न्स अच्छे आते हैं। लेकिन रिस्क फैक्टर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा कम है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा ज्यादा है। तो दोस्तों आपने पॉइंट नंबर 2 तक तो देख लिया। अगर आप बाकी पॉइंट देखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट सही है या रियल एस्टेट, उससे पहले मैं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस कभी भी आपके मिस हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है और उत्साह मिलता है ऐसे प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए बार बार बनाएं। थर्ड, लिक्विडिटी की बात करते हैं। अब यहां पर जो है वो थोड़ा सा शेयर मार्केट एडवांटेज ज्यादा रखता है। रियल एस्टेट में आपको तुरंत लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है, लेस फ्लेक्सिबल है, और सेलिंग प्रॉपर्टी टेक्स टाइम। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो तुरंत के तुरंत आपको बेच के पैसा मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी नए नए ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आरईआईटी, जहां पर आप इन्वेस्ट करके पैसा लिक्विडेट भी कर सकते हो, लेकिन अभी वो बहुत टेस्टेड एंड ट्राइड नहीं है। धीरे धीरे उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, आने वाले समय में उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। लेकिन यही शेयर मार्केट के केस में हाईली लिक्विडिटी है। अगर आपके पास शेयर है, 100 शेयर रखे हुए, आपको 50 शेयर बचने हैं, आपको 5 मिनट के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में आ गया, वहां से 24 घंटे में आपके बैंक के अकाउंट में आ गया। तो डिपेंड करता है कौन से शेयर ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट रखते हैं, उस पर ये सब डिपेंड करता है। तो जब मैं बात करता हूँ शेयर मार्केट की, तो हाईली लिक्विड है। यहाँ पर आपको तुरंत जब चाहे तब कैश मिल जाता है, स्टॉक्स को बेचकर स्टॉक कैन बी इजीली सोल्ड। तो ये है लिक्विडिटी कंपेयर टू, तो यहाँ रियल एस्टेट के कंपैरिजन में लिक्विडिटी ज्यादा अवेलेबल होती है आपके पास शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, इनकम जनरेशन। अब रियल एस्टेट में कभी कभी रेगुलर रिकरिंग इनकम बहुत सारी आती है। क्यों आती है? कभी कभी आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, रेंटल इनकम भी आ रही है, तो प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल अप्रिशिएशन भी हो रहा है और रेंटल इनकम भी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है, जहां से कैश फ्लो आपके लिए जनरेट होता रहता है और ओवर द टाइम प्रॉपर्टी का भी प्राइस बढ़ता रहता है। वहीं अगर शेयर मार्केट की बात करूं, वहां पर भी आपको डिविडेंड्स मिलते हैं स्टॉक से, लेकिन वो वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और वो उतने ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं होते। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। यहां पर रियल एस्टेट थोड़ा सा नीचे हो जाता है, स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाता है। रिक्वायर्स एक्टिव मैनेजमेंट एंड हाई मेंटेनेंस। थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट जरूरी होता है रियल एस्टेट के केस में, और मेंटेनेंस के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट भी देने पड़ते हैं कभी कभी, क्योंकि जब प्रॉपर्टी अच्छी मेंटेन रहती है तभी उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। वहीं जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो यहाँ पे लेस मैनेजमेंट एंड लेस मेंटेनेंस होता है। मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। चलिए छठवें फैक्टर को देखते हैं। जब भी आप सोचते हैं अपना पैसा कहां डाले, रियल एस्टेट में या शेयर मार्केट में, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। तो ये देख लेते हैं रियल एस्टेट के प्राइसेस में किसका इंपैक्ट पड़ता है। लोकल मार्केट कंडीशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लोकल प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए गए, लेकिन अगर प्रोजेक्ट नहीं बना तो भी रेट गिरने लगते हैं या ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। इंटरेस्ट रेट्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है रियल एस्टेट के ऊपर। अगर गवर्नमेंट का कोई बड़ा डिसीजन आ गया, कोई प्रोजेक्ट आने वाला था, वो वहां से किसी और सिटी में शिफ्ट हो गया, तो जो प्राइसेस का बबल वहां बन रहा था वो कम हो जाता है। हमें प्रैक्टिकली समझना है, मेरा काम है आपको प्रैक्टिकल
इन्फॉर्मेशन देना रिलेटेड विद बोथ द सेक्टर। और वहीं शेयर मार्केट की बात करूं तो सेंसिटिव है, इकोनॉमिक साइकिल्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, कभी कभी एक दिन में भी 3%, 5%, 10% भी मार्केट गिर जाता है, ग्लोबल इवेंट्स का भी इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पे इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, पर कभी कभी बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप शेयर पे ध्यान नहीं दे रहे, मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा लॉस भी होता है। ऐसा था कि कभी कोई शेयर 1200 रुपए का था, वो गिर के 2 साल बाद लॉन्ग टर्म में 10 रुपए का हो गया। तो अच्छा बुरा दोनों चीजें समझना आपको। पॉइंट नंबर 7, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। भले रियल एस्टेट में भी अभी REIT जैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जहां छोटे अमाउंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा भारत में ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड पे चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अभी सबके पास टेस्टिमोनियल ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं है कितने परसेंट वो एक्चुअल रिटर्न दे पा रहे हैं। वहीं अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो कैन स्टार्ट विद वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू रियल एस्टेट। बहुत छोटे अमाउंट में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 रुपए भी तो आप कुछ शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन 500 रुपए में शायद REIT में जल्दी इन्वेस्ट करके आप कितना प्रॉफिट बना पाएंगे वो पता नहीं है। तो दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में नेगेटिव, आपको समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, मार्केट रिसर्च एंड नॉलेज। रियल एस्टेट रिक्वायर्स रिसर्च टू स्पेसिफिक एरियाज और फील्ड। बहुत स्पेसिफिक एरियाज और फील्ड का रिसर्च और नॉलेज की आपको रियल एस्टेट में जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ना होता है, लेकिन उस एरिया के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है जब आप रिसर्च करने निकलते हैं, मार्केट नॉलेज लेने निकलते हैं। लेकिन वही शेयर मार्केट की बात करो तो थोड़ा डीप रिसर्च की जरूरत है, नॉलेज ऑफ द मार्केट इज रिक्वायर्ड। डिफरेंट कंपनीज का नॉलेज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टेक्निकल चार्ट, ये चार्ट, वो चार्ट पढ़ने पड़ता है, तो शायद जाकर आप उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन इज पॉइंट नंबर 9। रियल एस्टेट सेक्टर में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और अभी REIT क्राउड फंडिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने फंड को। वहीं अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो इजी टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब क्या होता है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल होती है। यहाँ रियल एस्टेट के अंदर कितने और डिपार्टमेंट है वहां आपको इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये थे वो 9 पॉइंट जो आपको बताएंगे डिफरेंस की पैसा कहां आपने लगाना चाहिए। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है आप डिसाइड कैसे करेंगे। अगर आप लिक्विडिटी चाहते हैं तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, लेस रिस्क टेकिंग चाहते हैं तो क्या सेलेक्ट करेंगे। इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपने डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आपका पैसा ज्यादा कहां लगाना है, या आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, कुछ पैसा रियल एस्टेट, कुछ स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं। ये थे वो पूरे पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे एक सही डिसीजन लेने में। तो दोस्तों अगर आपने पूरे 9 पॉइंट देख लिए तो अब आप बताइए सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगा। अगर आप एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर तो कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, अगर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और अगर आप फ्यूचर में दोनों में बैलेंस करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज न्यूज़ है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट वर्कशॉप की। उस वर्कशॉप में रजिस्टर करके आप हमारा 2 दिन का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप एक एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर बनना चाहते हैं तो एक लिंक मिलेगी रियल एस्टेट गेम चैंपियन वर्कशॉप की। आप उस वर्कशॉप को टाइप करके फॉर्म को फिल करके हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। और हमारी बुक को इंडिया की एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए, रियल एस्टेट गेम चेंजर को हमारे चैनल को इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।